स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2022 में जो CSIR नेट मैथमेटिक्स का पेपर आया था उसमें पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट बी का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लिमिट निकालना है। इस लिमिट को निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें अप्लाई करना है कॉसी फर्स्ट थ्योरम। कॉसी फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस है जिसकी जो कन्वर्ज कर रहा है एल पर, तो अगर जो उसका अरिथमेटिक मीन का जो सीक्वेंस है an प्लस अप टू an बाई n, इसकी लिमिट भी l होगी। अब यहाँ पर अगर हम an इक्वल टू, ध्यान दें, an इक्वल टू n की पावर n ले लें तो जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है कि इसकी जो लिमिट होती है ये 1 होती है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। और यहाँ से अगर हम कॉसी फर्स्ट थ्योरम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अपने आप ही सेट हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस डॉट डॉट अप टू n की पावर 1/n अपॉन n, इसकी लिमिट भी 1 हो जाएगी। तो कॉसी फर्स्ट थ्योरम का सिंपली यूज़ करना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालना है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू इवन इंटीजर रख ले रहे हैं तो एक सीक्वेंस a2n बन जाएगा, सब सीक्वेंस बन जाएगा। और एक अगर हम इसको ऑड इंटीजर रख रहे हैं तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो ऑड प्लेसेस पे जो पॉइंट्स है उनसे एक सब सीक्वेंस बनाएंगे। तो देखिए इन सब दोनों सब सीक्वेंसेस की लिमिट क्या मिलती है। a2n अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 2n तो हमें यहाँ पर ये सब इतना मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी कि 13/4 हो जाएगा। जैसे हम ऑड के लिए n इक्वल टू 2n प्लस 1 इस सीक्वेंस में रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 अपॉन 2 की पावर 2n प्लस 1। ये जो साइन है -1 की पावर 2n प्लस 1 करेंगे तो ये -1 दे देगा, इसीलिए यहाँ पर जो साइन आ रहा है -1 आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये माइनस साइन आ रहा है इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि जो पावर हम कर रहे हैं वो ऑड इंटीजर है। यहाँ पर भी जो साइन आ रहा है माइनस आ रहा है, क्योंकि हम पावर जो कर रहे हैं ऑड इंटीजर कर रहे हैं। तो जैसे ही इतना आ जाएगा और इसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये कन्वर्स कर जाएगा कहाँ पर, ये तो 0 को कन्वर्स कर जाएगा, ये भी 0 को कन्वर्स कर जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1/4 को कन्वर्स करेगा, और ये कितना हो जाएगा 11/4। तो इसके हमें क्या मिल गए, 2 सब सीक्वेंस मिल गए जिसकी लिमिट, एक की लिमिट है 11/4 और दूसरी की लिमिट है 13/4। तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट होता है कि जितने भी सीक्वेंस के जितने भी सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर और भी जो भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे सब सीक्वेंसेस, उनकी जो लिमिट है वो या तो 11/4 ही होगी या 13/4 ही होगी। इसके अलावा और कोई दूसरी लिमिट पॉसिबल नहीं है। तो हमें देखना है जितने भी सब सीक्वेंसेस बन सकते हैं उन सब की लिमिट को कंसीडर करना है, और उन लिमिट में जो सबसे लार्जेस्ट लिमिट होगी वही लिमिट सुपीरियर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 हमें लिमिट मिली है, एक 13/4 एक 11/4। तो इसमें लार्जेस्ट क्या है, 13/4, तो ये लिमिट सुपीरियर की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली जो लिमिट इन्फीरियर है, लिमिट इन्फीरियर जो होती है वो स्मॉलेस्ट लिमिट ऑफ सब सीक्वेंसेस ऑफ an होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 2 लिमिट मिली है जिसमें स्मॉलेस्ट 11/4 है, तो ये लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 11/4, 13/4 इंटरवल ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमें इंटरवल के फॉर्म में देना था। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ना है। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट्स, आपको चेक करना है कि वो
काउंटेबल है कि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर काउंटेबल। तो हमें सेलेक्ट करना है, चूँकि ये क्वेश्चन पार्ट बी का है तो इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट्स ये एक काउंटेबल सेट होता है। तो अगर आपको ये रिज़ल्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं और आपको बाकी 3 ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये रिज़ल्ट नहीं याद है तो आप एक जो मेथड है जो मैंने कल डिस्कस भी किया था क्लास में, डिस्कार्ड मेथड, हमें क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी तीनों ऑप्शन हैं उनके लिए काउंटर एग्जाम्पल बनाना है कि ये तीनों की तीनों गलत हो जाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट। तो अगर हम यहाँ पर एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर करें जहाँ पर अल्फ़ा रेशनल नंबर है और ए कोई भी रियल नंबर है, तो अब इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट ऑलवेज अल्फ़ा ही रहेगा। अगर x माइनस अल्फ़ा टाइम्स a है, a कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका रूट जो आएगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज अल्फ़ा रहेगा। और यहाँ पर a जो है a आर्बिट्रेरी है, तो ऐसे कितने कलेक्शन हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, वो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल हो जाएंगे क्योंकि a की चॉइस हमारे पास क्या है, a की चॉइस अनकाउंटेबल है, r जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो a की चॉइस अनकाउंटेबल सेट में है, तो ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल मिलेंगे वो सारे के सारे अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें वही ऑप्शन टिक करना है जो काउंटेबल हो, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन पे थर्ड ऑप्शन पे देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स विद रेशनल आइगन वैल्यू। तो आप देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रेशनल आइगन वैल्यू। तो हमें ऐसे कलेक्शन को कंसीडर करना है जो अनकाउंटेबल हो जाए और उस सभी मेंबर उनके रेशनल आइगन वैल्यू हों। तो यहाँ पर हमने आप देखिए ये हमने कंसीडर किया है कलेक्शन को। यहाँ पर C आर्बिट्रेरी है और ये एक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो आइगन वैल्यू है वो अपने आप ही डायरेक्ट निकल जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट है वही इसके आइगन वैल्यू हो जाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सभी का आइगन वैल्यू 1,1 रहेगा। और यहाँ पर जो C की चॉइस है वो पूरे रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये जो सेट है ये भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो ऑप्शन थर्ड है ये भी गलत हो जाएगा। तो हमने थर्ड ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दिया। लास्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए हमें एक ऐसी मैट्रिक्स को कलेक्ट करना है कि जिसका जो रो इकेलॉन फॉर्म हो वो रेशनल हो। तो रो इकेलॉन फॉर्म रेशनल होने के लिए अगर हम इस टाइप की मैट्रिक्स को कंसीडर करें जहाँ पर A कोई भी रियल नंबर है, तो आप देखेंगे कि ये अपने रो इकेलॉन फॉर्म में ही है। और इसकी जो यहाँ पर अगर A को हम बाहर कर लें, रो इकेलॉन फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले तो ये रो इकेलॉन फॉर्म में है और यहाँ पर ये अपने रो इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ए एज्यूम करना पड़ेगा कि A अगर नॉन ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो सारे एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगे, तो अपने आप ही स्टैंडर्ड इकेलॉन फॉर्म हो जाएगा। और A अगर नॉन ज़ीरो है तो A से डिवाइड करके हम इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1,2,0,0 ले सकते हैं। और यहाँ पर A की चॉइस कुछ भी होगा, हर एक केस में इसका रो इकेलॉन फॉर्म यही आएगा। और ये इसकी सारे एंट्रीज़ क्या हैं, रेशनल एंट्रीज़ हैं। तो ऐसी इस टाइप की मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं, कोई भी A के लिए, कोई भी नॉन ज़ीरो A के लिए, अगर ज़ीरो भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़ीरो नहीं भी है A, कोई भी रियल नंबर है तब भी उसका जो इकेलॉन फॉर्म है उसके सारे एंट्रीज़ रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे चॉइस कितनी हैं, एक ही अनकाउंटेबल हैं। तो ऐसे जो मैट्रिसेस हैं वो अनकाउंटेबली मैंने एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए ये भी जो कलेक्शन है ऐसे मैट्रिसेस का वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो हम तीनों को डिस्कार्ड कर दिए हैं, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट, तो वो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक रिज़ल्ट पता होना चाहिए। हमें यहाँ पर चेक करना है कि अगर दो फंक्शन दिए हैं f और g इस टाइप से डिफाइंड है, इसमें हमें दिखना है कि which of the following function is uniformly continuous on R। तो एक यहाँ पर दो रिज़ल्ट होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। एक रिज़ल्ट होता है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है फॉर ऑल डोमेन ऑफ f, और जो फंक्शन है देन f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। और दूसरा रिज़ल्ट एक होता है कि अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट f ऑफ माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल टू फाइनाइट, यानी दोनों लिमिट ये एग्जिस्ट करें और फाइनाइटली एग्जिस्ट करें, मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट भी करें और दोनों केस में चाहे x टेंस टू इन्फिनिटी पे हो तो भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो वो भी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ में फाइनाइट होना चाहिए। तो उस केस में जो फंक्शन है f R से R कंटिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस था। अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है, साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो अपने आप ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। दो फंक्शन दिए हुए हैं f(x) और g(x). तो फर्स्ट में क्या है, g कंपोजिट f है, तो g कंपोजिट f करेंगे तो साइन x स्क्वायर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x cos x स्क्वायर आ गया। ओके, अगर इसकी लिमिट हम निकालें तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इस पे बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें कि ये यहाँ पर, तो ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और इसकी जब लिमिट लेंगे तो ये लिमिट 1 आ जाएगी, और यहाँ पर सीक्वेंस ये भी है इनफाइनाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और इस पे लिमिट लेंगे तो ये 0 आ रही है। तो इसका मतलब है कि साइन x स्क्वायर की जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे f ऑफ gx निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा। f ऑफ gx क्या है, यहाँ पर साइन x है, और जैसे ही हम f ऑपरेट करेंगे तो ये f(x) की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर जा रहा है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर x पे पहुँच जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f(x) निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x, सॉरी यहाँ पर जो hx है वो आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा। जैसे ही कंपोजिशन फंक्शन की प्रॉपर्टी निकालेंगे और h' निकालेंगे तो ये 2 साइन x cos x हो जाएगा, और चूँकि साइन x की भी और cos x की वैल्यू बाउंडेड होती है पूरे R में, तो ये जो आपका है डेरिवेटिव ये बाउंडेड हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इनमें से यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में अगर कोई भी ऑप्शन आपका डेरिवेटिव ऐसा आ गया कि बाउंडेड हो गया, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी केस में आप चेक भी कर सकते हैं। इस केस में भी आप चेक करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इस केस में लिमिट फाइनाइट नहीं होगी, इसकी वजह से ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी वजह से ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये बाकी तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, सिर्फ हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो
ये क्वेश्चन इस टाइप के करीब करीब हर एक पेपर में रहते हैं। देखने में ये बहुत बड़े रहते हैं लेकिन बहुत ही आसान तरीके से ये सिंपल ट्रिक से हो जाते हैं। इसमें करना क्या है, हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि S1 एक सीरीज़ के फॉर्म में वैल्यू दिया है, S2 की वैल्यू दिया है एक सीरीज़ के फॉर्म में। हमें ढूंढना है कि S1 और S2 किस आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये देखना है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर जैसे 1/3 आप देख रहे हैं ये रिपीटेड है, इसकी पावर बढ़ रही है। तो आपको इसको एक वेरिएबल ये कांस्टेंट मान लेना है। और अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 1/4 अल्फ़ा पावर 4। और इस टाइप की जो सीरीज़, जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो किसी ना किसी, चाहे तो वो log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स या tan x या sin x या cos x या e की पावर x, इसी टाइप में से किसी एक नॉन फैमिलियर जो सीरीज़ है उसमें ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको ये रिज़ल्ट मालूम है, log 1 प्लस अल्फ़ा बराबर होता है अल्फ़ा माइनस 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 1/4 अल्फ़ा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। तो ये आपका हो जाएगा log 1 प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 यानी कि log 4/3 हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर S2 के केस में देखें तो हमारा जो 1/4 है वो रिपीटेड हो रहा है, इसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको अगर हम एक कांस्टेंट बीटा मान लें तो ये जो सीरीज़ है S2 बराबर हो जाएगी बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ये जो सीरीज़ का जो रिप्रेजेंट कर रही है वो एक्चुअली सीरीज़ है माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस बीटा। और यहाँ पर अगर बीटा की वैल्यू रख देंगे तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 3/4। और ये कितना हो जाएगा, बराबर log 4/3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि S1 की वैल्यू भी log 4/3 आई है और S2 की वैल्यू भी log 4/3 आई है, इसलिए आपका S1 बराबर S2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, कोई ऑप्शन है क्या? जी बिल्कुल, ये जो ऑप्शन 4 है इसमें क्या है कि S1 बराबर S2 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, S1 बराबर S2। हम लोग और आगे आते हैं, ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे जो अभी इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। ओके, हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो ट्रिक बताएंगे वो दूसरे क्वेश्चन में को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी चारों आइगन वैल्यू 4x4 मैट्रिक्स है। तो इसके मैक्सिमम 4 आइगन वैल्यू हो सकती हैं और चारों आइगन वैल्यू दी हुई हैं। तो जो एक रिज़ल्ट होता है कि जो ट्रेस है मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अपने आप ही जो इसका आइगन वैल्यू का जो सम है वो -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो अपने आप ही डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि वो -1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स एक बी दिया है, ये एक्चुअली में क्या है, एक मैट्रिक्स है जो पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल मैट्रिक्स इन ए। ये मैट्रिक्स बी किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है और ए के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखी हुई है। तो ऐसे मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से। इसके लिए हमें ये फार्मूला चाहिए कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए का, देन आइगन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैट्रिक्स बी इक्वल टू, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स हमने जनरल मैट्रिक्स लिया है, ये पॉलिनोमियल है k डिग्री का इन a, ठीक है। तो इसका जो आइगन वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट आपको क्या रिप्लेस करना है, i की जगह 1 रिप्लेस कर देना है तो a 0 हो गया। a की जगह लैम्डा रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ भी है a वहाँ पर लैम्डा रिप्लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लैम्डा में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो आपको अगर a
की आइगन वैल्यू दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जो पॉलिनोमियल है ए में, तो आप उसका आइगन वैल्यू डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है। और ये थर्ड बहुत ही यूज़फुल हमेशा काम आता है कि ट्रेस ऑफ ए इज़ सम ऑफ आइगन वैल्यू, जिसकी हेल्प से हमने अभी आइगन वैल्यू निकाला था, ये ट्रेस निकाला था क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यू दी हुई है इसलिए हम ट्रेसर इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो अब ये सारी चीज़ों की हेल्प से हमें निकालना है कि जो ट्रेस है वो किसके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो थर्ड रिज़ल्ट हमने लिखा हुआ है कि सेकेंड रिज़ल्ट कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, तो हमें ये किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, और ट्रेस जो ए है ये हमें पता है ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो हमें सिर्फ निकालना है ट्रेस ऑफ बी निकालना है। तो अगर हम बी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज़ को निकाल लें तो हमारा ट्रेस निकल आएगा। तो बी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या हो सकती हैं, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है तो एक आइगन वैल्यू हो सकती है λ1 इक्वल टू, हम क्या रखेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर -1 रख देंगे, तो -1 की पावर 4 -5 -1 की स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 5 और प्लस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो एक आइगन वैल्यू इसकी λ1 हो गई। दूसरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर λ इक्वल टू 1 रखना है, तो 1 की पावर 4 -5 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। λ3 ऐसे निकालेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। λ4 चौथी आइगन वैल्यू निकालेंगे -2 के करस्पॉन्डिंग, तो ये -2 का पावर 4 हो जाएगा, -5 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 16 माइनस ये हो गया 20 और प्लस 5, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सारे आइगन वैल्यू कितने हो गए, 1 1 1 1 आ रहे हैं। तो जो सारे आइगन वैल्यू आ गए तो इसलिए ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 हो गया। तो ट्रेस ए कितना है, ये है आपका -1, और ट्रेस आपने बी का निकाल लिया वो 4, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ये 3 हो जाएगा। होपफुली आप इससे समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये स्पेशल मैट्रिक्स दी हुई है, इसका एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है, इसका एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रेस निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट है जो वो 0 2 और 3 है, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं कि 0 × 6 + 1 + 1 × 3 + 1 + 0 = 4 आ जाएगा। तो साथ में यहाँ पर दिया है कि एक जो आइगन वैल्यू है वो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा कि λ1 इक्वल टू हमने अगर 1 मान लिया है तो ये आपका हो जाएगा, ट्रेस 5 है तो 5 + 1 + सेकेंड आइगन वैल्यू हमने λ2 मान लिया है और थर्ड को λ3 मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, λ2 + λ3 बराबर 4 हो जाएगा। और हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो 1 × λ2 × λ3 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ m हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट कितना निकला है हमारा, 4 निकला है। तो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो λ2 इक्वल टू और λ3 इक्वल टू आपका यहाँ पर निकाला गया है, तो λ2 और λ3 दोनों आपकी वैल्यू 2 2 आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंश्योर कर रहा है कि
जो -2 है वो आइगन वैल्यू m का है, -2 आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है। इसमें ऑप्शन 2 में क्या दिया है कि 3 इज़ आइगन वैल्यू ऑफ m, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों आपके डिस्कार्ड हो गए, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है कि m डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। इसके लिए हम 2-3 रिज़ल्ट हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। इस केस के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर मिनिमम पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल जो ऑफ m है वो निकालेंगे, और अगर उसका रूट सारे डिस्टिंक्ट आ जाएं तो क्या हो जाएगा, वो जो अब्यू होती है, मैट्रिक्स होती है, वो क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम डिटेल में नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं। आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल के हो जाएंगे एक्चुअली में 1, 2 और 2। यहाँ पर 2 और 2 रिपीटेड हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है आइगन वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ पर डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। इस क्वेश्चन को लेके हम एक और अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैट्रिक्स से डायगोनलाइजेबल नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे।